यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है, लड़ने के लिए सारी चीज़ें पड़ी पड़ी है। झारखंड तो है, लेकिन झारखंड हमारे हाथों में नहीं है, चला कोई और रहा है, कॉरपोरेट चला रहा है, परिवारवाद चला रहा है। तो इसमें लड़ने की सोचने की क्या ज़रूरत है। सारा मुद्दा जहाँ जहाँ खोदिए वहीं मुद्दा निकलेगा, जहाँ खोदिए वहीं शोषण निकलेगा, वहीं उत्पीड़न निकलेगा, वहीं पीड़ा निकलेगा, वहीं दर्द। एनडीए के तरफ से जो आजसू के उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो मौजूदा सांसद भी हैं, और जेएमएम ने मथुरा महतो को बनाया है। दोनों बहुत ही अनुभवी हैं और इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी, आप लोग अभी कुछ दिन पहले राजनीतिक पार्टी बना, चुनावी मैदान में आए, तो कैसे टक्कर दे पाए? ऑप्शन है। और 2.5 साल 3 साल की जो आंदोलन चला है उसमें बहुत जन जागरूकता आई है। अगर जन जागरूकता नहीं आती, जन जागरूकता को आप इसी के हिसाब से देख सकते हैं कि जो जनता पैसे ले के भीड़ में जाती थी, आज वो पैसे दे के बुलाती है कि आप आइए हमारे पास। दर्जी, कुर्सी, टेंट, गाड़ी, तेल, पैसा सब लगा देती है। तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता आया तब तो। आपकी जो पार्टी है उस पर हमेशा आरोप लगते रहा कि सिर्फ एक जाति तक सिमट कर रह गई और उसके बाद के किसी लोगों को न बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, न बहुत ज़्यादा लोगों का जुड़ाव भी है। तो इस बैरियर को कैसे तोड़ेंगे और क्या सचमुच में आप लोग तोड़ पा रहे हैं? राम महतो का इतना नाम है, विधानसभा चुनाव तक तो ठीक था, चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, आप लोग का जो समर्थक है वो लगातार नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम ये सब लिख रहा था, लेकिन अचानक से ये लोकसभा के मैदान में उतरे हैं। इतना बड़ा दायरा होता है लोकसभा का, इसमें क्या आप लोग सचमुच में उस हिसाब से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? क्योंकि बूथ मैनेजमेंट चुनाव से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इतने लोग लाएंगे, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, तो कोई फंडिंग वगैरह कर रहा है या पैसा जमा करके रखे हैं, कैसे लड़ेंगे? कैंडिडेट की घोषणा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन तैयारी तो हमारी जोरदार तरीके से चल रही है, क्योंकि धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कहा जाता है कि अंदर भी आग है और ऊपर भी आग है, समझे। तो उस आग को तो बुझने नहीं देना ना, वो आग कहीं ना कहीं विस्फोट करेगी। पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि जितने सीटों पर आप लड़ रहे हैं कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत आप आगे हैं या जीत सकते हैं। अगर एक आख सीट में आप लीड कर भी जाएं तो एक आदमी जीत कर क्या कर पाएगा? गिरिडीह में जीत का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? जीत का फॉर्मूला, सबसे बड़ा फॉर्मूला तो टाइगर ही है, अब क्या चाहिए। उसके बाद उसका पार्टी है, उसका संगठन है, उसका साथी लोग हैं। झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस जो अब राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा, कई सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है, कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी बाकी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ वरीय उपाध्यक्ष पार्टी के मोतीलाल जी हैं। मोतीलाल जी, किस किस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी? आज तो जयराम महतो को गिरिडीह से उम्मीदवार आप लोग बनाए हैं, इसके अलावा और कौन कौन उम्मीदवार कहाँ कहाँ से? देखिए, गिरिडीह से तो आज टाइगर जयराम महतो की घोषणा हुई है, गिरिडीह लोकसभा से। उसके अलावा कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव हैं, हजारीबाग से संजय मेहता हैं, और इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम से दामोदर हांसदा हैं, आपके इधर चतरा से दीपक गुप्ता हैं। अभी और कौन कौन सीट पर आप लोग उम्मीदवार देने जा रहे हैं? अभी धनबाद लोकसभा बाकी है, रांची लोकसभा बाकी है, और जमशेदपुर लोकसभा बाकी है। उसके अलावा और भी अगर सिचुएशन बनती है तो दे सकते हैं। क्या सोचकर आप लोग चुनावी मैदान में आए हैं? देखिए, सोचना ही क्या है। झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है, लड़ने के लिए सारी चीज़ें पड़ी पड़ी है। झारखंड तो है, लेकिन झारखंड हमारे हाथों में नहीं है, चला कोई और रहा है, कॉरपोरेट चला रहा है, परिवारवाद चला रहा है। तो इसमें लड़ने की सोचने की क्या ज़रूरत है। सारा मुद्दा जहाँ जहाँ खोदिए वहीं मुद्दा निकलेगा, जहाँ खोदिए वहीं शोषण निकलेगा, वहीं उत्पीड़न निकलेगा, वहीं पीड़ा निकलेगा, वहीं दर्द निकलेगा। चाहे धनबाद को कोड़िए, चाहे बोकारो कोड़िए, चाहे कोल्हान को कोड़िए, सब जगह शोषण है, पीड़ा है, दर्द है। तो सबसे मजबूत स्थिति में कहाँ पर हैं आप? सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में हम लोग को प्रमंडल के हिसाब से देखा जाए तो प्रमंडल में, उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान में। हाँ, इसके अलावा भी हमारा ऐसा नहीं है कि अन्य प्रमंडल में हमारी पकड़ नहीं है या फिर हमारा जनाधार नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन आंशिक तौर पे। जयराम महतो जहाँ से लड़ रहे हैं गिरिडीह से, वहाँ से दो पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि घोषणा होगा, उसके बाद जयराम महतो के नाम की घोषणा होगी। एनडीए के तरफ से जो आजसू के उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो मौजूदा सांसद भी हैं, और जेएमएम ने मथुरा महतो को बनाया है। दोनों बहुत ही अनुभवी हैं और इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी, आप लोग अभी कुछ दिन पहले राजनीतिक पार्टी बना, चुनावी मैदान में आए, तो कैसे टक्कर दे पाइए? देखिए, अनुभव एक अलग चीज़ होता है, पर जनता जब त्रस्त होती है ना, तो किसी को भी उठा पटक कर देती है। ये बात आपको हम एक उदाहरण से तौर के समझाएंगे आपको। इंदिरा गांधी जब 1975 में जब वो इमरजेंसी लगाई थी, तो जनता ने जब अगला लोकसभा चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी को पटक दी थी, जबकि उसका इंटेलिजेंस था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी व्यापक
तौर से जीत रहे हैं, और रायबरेली से चुनाव हार गई थी और उनकी पार्टी भी हार गई थी। तो ये ऐसा नहीं था कि वो अनुभव नहीं थी, प्रधानमंत्री भी थी, सिटिंग भी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अनुभव है वो हारता नहीं है। यहाँ तो इमरजेंसी नहीं लगा है ना। तो ज़रूरी नहीं है ना, जनता त्रस्त तो है ना, जनता इन पार्टियों से त्रस्त है, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, जनता सबसे त्रस्त है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जनता त्रस्त है, और चंद्र प्रकाश चौधरी पिछली बार करीब 4.5 लाख के आसपास 6.5 लाख वोट लाए, 2.5 लाख वोट से वो जीते। तो इतना वोट तो कोई किसी से त्रस्त रहे तो कैसे वोट आएगा? तब ये आंदोलन भी तो नहीं था, तब आज ये आंदोलन भी कहाँ था उस समय। ये आंदोलन नहीं था, लेकिन कोई ना कोई बात को लेकर तो नाराजगी होगी। नाराज़गी थी तो देखिए, आखिर जो भी नाराज़गी, तो अगर जनता को आप ऑप्शन नहीं दीजिएगा, जनता जागरूक नहीं हो पाएगी, तो किसी ना किसी को वोट करेगी ही, या एनडीए गठबंधन को करे या इंडिया अलायंस को करे। अगर ऑप्शन उसके पास होता तो वो नहीं करती। तो दो ही ऑप्शन बचता है, तो कि कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बात तो एक ही है ना, इसीलिए वोट की होगी। अगर इसके पास ऑप्शन है, और 2.5 साल 3 साल की जो आंदोलन चला है उसमें बहुत जन जागरूकता आई है। अगर जन जागरूकता नहीं आती, जन जागरूकता को आप इसी के हिसाब से देख सकते हैं कि जो जनता पैसे ले के भीड़ में जाती थी, आज वो पैसे दे के बुलाती है कि आप आइए हमारे पास, दर्जी, कुर्सी, टेंट, गाड़ी, तेल, पैसा सब लगा देती है। तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता आया तब तो चाह ही रहा है ना कि यह मेरा अच्छा नेता है। चुनाव जो है कई समीकरण से लड़ा जाता है, जीता जाता है, बहुत फैक्टर जातीय समीकरण भी करता है। आपकी जो पार्टी है उस पर हमेशा आरोप लगते रहा कि सिर्फ एक जाति तक सिमट कर रह गई, और उसके बाद के किसी लोगों को न बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, न बहुत ज़्यादा लोगों का जुड़ाव भी है। तो इस बैरियर को कैसे तोड़ेंगे, और क्या सचमुच में आप लोग तोड़ पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्रोपेगेंडा था, षड्यंत्र था, साजिश था, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ हमारे पीछे लगे हुए थे। तो इन लोग को सारा ऑप्शन देख लिए करके कि आखिर सब चीज़ करेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, कोई तो होना चाहिए। तो जातीय का ठप्पा लगा दो। अगर जातीय का ठप्पा होता तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कैंडिडेट की घोषणा किया है ना, किसका था, कौन थे? जयराम महतो तो आज ना घोषणा हुए हैं। कोडरमा से मनोज यादव, जो यादव समाज से आते हैं। आपका संजय मेहता हजारीबाग से, कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं। दीपक गुप्ता जो एक वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं, उनकी घोषणा हुई चतरा से। आपका दामोदर हांसदा आदिवासी से आते हैं, एसटी समाज से आते हैं। तो महतो कहाँ, कितना, इतना सारा कैंडिडेट में महतो कहाँ दिखा आपको? एक महतो दिखा। अगर वैसा होता तो सब जगह तो उतार दिए होते। लेकिन उस हिसाब से आपको लग रहा है कि समर्थन मिल रहा है इसके बाद? ये सोशल जस्टिस के लिए हम लोग उतरे हैं। एक सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग धरातल पे वो नहीं करते हैं। जो सोशल जस्टिस की बात हम लोग माइक पे करते हैं, सभाओं में करते हैं, वो सोशल जस्टिस हम लोग धरातल पे भी दिखाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने पार्टी में आज तक के हमारा सबसे पहले अगर पार्टी का घोषणा हुआ था अध्यक्ष के बाद, तो महासचिव की घोषणा होता है। कौन थे? फरजान खान महासचिव बना है। आज सभी पार्टियों को देख लीजिए, टिकट बांटने या तो कौन है, लेकिन हमारा समाज में सबसे निचले तबके का एक सृजन हाबरू को दिया गया है महासचिव को पोस्ट। सृजन हाबरू कौन है? सृजन हाबरू कॉल आते हैं, कॉल से, हो समाज से, जिसका आबादी अगर देखा जाए तो 0.1% ही होगा। उन जो सबसे पिछड़े तबके के आते हैं, जिनको किसी भी पार्टी ने आज तक तरजीह नहीं दिया, हम लोगों ने उसको तरजीह दिया है कि जो सबसे शोषित वर्ग है उसको हम लोग ऊपर लाना है। ये सोशल जस्टिस है, ये सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग का असर दिख रहा है मैदान में? एकदम दिख रहा है। अगर नहीं दिखता तो हम लोग अपना क्षेत्र छोड़ के, मतलब अपना बाहुल क्षेत्र छोड़ के दूसरा बाहुल में कैसे घुस जाते हैं? अगर सोशल जस्टिस, वहाँ तो हमारी भीड़ नहीं है, वहाँ तो जनता दूसरा कास्ट का ही भीड़ है, दूसरे लोगों का ही भीड़ है। तो ये कहीं ना कहीं असर तो दिख रहा है। जयराम महतो का इतना नाम है, विधानसभा चुनाव तक तो ठीक था, चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, आप लोग का जो समर्थक है वो लगातार नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम ये सब लिख रहा था, लेकिन अचानक से ही लोकसभा के मैदान में उतरे हैं। इतना बड़ा दायरा होता है लोकसभा का, इसमें क्या आप लोग सचमुच में उस हिसाब से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? क्योंकि बूथ मैनेजमेंट चुनाव से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इतने लोग लाएंगे? बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, तो कोई फंडिंग वगैरह कर रहा है या पैसा जमा करके रखे हैं? कैसे लड़ेंगे? नहीं, आपकी बातें सही है सन्निधा। देखिए, एक भारत की राजनीति कहें, झारखंड की राजनीति करें, तो एक पैसे के लॉबी को सेट कर दिया गया है। सबके मेंटलिटी में ये चीज़ें पुट कर दिया गया है। गलत बात नहीं है, पर हम लोग पैसे के दम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और ना ज़िंदगी में कभी लड़ेंगे, क्योंकि है भी नहीं और लड़ना भी नहीं चाहते। अगर वही चीज़ में लड़ना है तो फिर इसे आंदोलन ही क्यों? तो हम लोग के साथ विचारधारा है, नीति है, सिद्धांत है।
हम लोग इसी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, पैसे की ज़रूरत उनको पड़ती है जो पैसे दे के भीड़ को बुलाती है। हमें वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उल्टा वही खर्च करती है और बुलाती है। वो भीड़ भीड़ खुद आती है, अपने से चल के आती है, भावना के चलती, नीति के चलती चलती। क्योंकि आज हर किसी को एक ही चिंता रहता है, आप हो हम हैं, हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं। घर बनाते हैं तो अपना भविष्य को देखे कि हमारा बाल बच्चा सही रहेगा, इसीलिए बाल बच्चा को पढ़ाते हैं तो इसलिए कि हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं जनता बाल बच्चा को पढ़ा रही है, उसके लिए घर बना रही है, तो सोच रही है ना कि बाल बच्चा को पढ़ा लेंगे लेकिन उसकी नौकरी लगेगी कहाँ, कहाँ लगेगी? झारखंड में तो लगेगी नहीं। और झारखंड में लगेगी भी तो कैसे लगेगी? क्योंकि सब के सब भ्रष्ट हैं, कोई नीति बना नहीं रहा है, कोई नियम बना नहीं रहा है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में ये सब मुद्दा रहता कहाँ है? पॉलिटिकल पार्टियां भी यही बोल रही है, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग लड़ते हैं, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, तो ये सब के आधार पर तो लोग चाहेंगे कि देश को सुरक्षित हाथों में कैसे रखा जाए। तो वही तो बदलाव करना है ना आदमी। ये राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, चलिए भावना किन्हीं का भी हो उसका आदर सत्कार होना चाहिए, है ना। हम उन मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं, हम बात 3 ही चीज़ों पे करेंगे और करते भी आए हैं और करेंगे। पहला काम करेंगे शिक्षा पर, बात करेंगे शिक्षा पर। अगर किसी को देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो वोट नहीं देंगे, चलेगा। पर हम लोग बात करेंगे शिक्षा का, क्योंकि आदमी मनुष्य जन्म लिया है, चाहे शास्त्रों की बात करें तो वहाँ भी एक श्लोक है, विद्या ददति विनयम। यानी आदमी जन्म लिया तो विद्या की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो पहले हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, दूसरा स्वास्थ्य की और तीसरा रोजगार की। और ये तीनों चीज़ें हम लोग अवेलेबल करने का, इसी आधार पर हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। और लड़ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या मुद्दा उठा? हम लोग वही मुद्दा उठा रहे हैं कि आपको पहले क्या ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान की, कि और राष्ट्रवाद की, कि धर्मवाद की, कि आपको जातिवाद की, क्या ज़रूरत है पहला। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये सब तो बाद में आती है, पहले 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है आदमी को, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं और इसी के दम पर हम लोग चुनाव लड़े। और दूसरी बात, जो हमारा मुद्दा, जो हम लोग पहले भी 21 नीतियों की मांग को लेकर चले थे कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, उद्योग नीति, उनके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी हम लोग बता रहे हैं। कोई लोग कह रहा है, बहुत सारे लोग कह रहा है कि ये क्षेत्रीय मुद्दा है, तो ये क्षेत्रीय मुद्दा कैसे ये करेंगे। लेकिन देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार हो या किसी भी सरकार ने, जी भी सरकार ने बातें की है, 9वीं अनुसूची की बात कह के स्थानीयता को कि 1932 9वीं अनुसूची में जाएगा तभी वैल्यूएबल होगा, तभी वो लागू हो पाएगी। तो 9वीं अनुसूची में बात करके उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये मुद्दा जो है अब ये राज्य स्तर से उठकर देश स्तर का हो गया है। और देश स्तर में आवाज़ कौन उठाएगा? वहाँ लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा में आपके पास डिबेट करने वाला कौन है? 1932 के पक्ष में बात रखने वाला कौन है? जब हमारे जिन्होंने 1932 का बात किया है, अगर वो वहाँ सदन में नहीं जाएंगे तो आवाज़ को कौन उठाएगा? तो ये मुद्दा तो सेंट्रल हो गया ना। तो इसलिए ये बातें हम लोग जनता को समझा रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं कि बात तो सही है। 9वीं अनुसूची में बात कौन उठाएगा? ये लोग तो सारे यहीं विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ कौन उठाएगा? तो हमारे जो 2 4 10 साथी चुन के नहीं जाएंगे संसद भवन में, तो हमारा 1932 का बात वहाँ कौन करेगा? ये चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। दूसरा, हम लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न जैसी कंपनियाँ हैं, जिसमें CCL है, ECCL है, BCCL है, बहुत सारी, मेदांता, उषा मार्टिन से कंपनियां हैं। टोटल 28,000 कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां हैं। इन कंपनियों की जो पॉलिसी है, नीति है, जो नियम है, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात हो, चाहे लैंड पॉल्यूशन की बात हो, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हो, ये सारे कानून, ये सारे नियम जो बनाती है सेंट्रल सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो संचालित करती है। तो जब तक इन मुद्दों को वहाँ पर उसके पटल में, संसद पटल में नहीं रखेगा, तो ये नीतियाँ कैसे बनेगी हमारे पक्ष में? जिस तरह से हमारा भूमि अधिग्रहण हो रहा है औने पौने दाम में, तो ये सेंट्रल मुद्दे तो है ना, इसको भी बातें हम रख रहे हैं जनता के बीच में, वो समझ भी रहे हैं। आखिर भूमि अधिग्रहण NHB पास हो रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट पास हो रहा है, उसमें औने पौने दाम में हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, तो ये सेंट्रल मुद्दा तो है ना। इन मुद्दों को भी हम लोग वहाँ जनता के पास रख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं वो तो कह रहे हैं कि जितने सीटों पर आप लड़ रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत आप आगे हैं या जीत सकते हैं। अगर एक आध सीट में आप लीड कर भी जाएं तो एक आदमी जीत कर क्या कर पाएगा संसद? अच्छा, एक बात बताइए सनिदा, आपको कुछ उदाहरण देना चाहेंगे। कोई भी बिल को पास कराने के लिए 272 होता है ना। जब झारखंड अलग हो रहा था, उस समय झारखंड के पास कितने सांसद थे? 5 सांसद थे। लेकिन बिहार विधेयक जो था वो संसद भवन से पास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हमको उदाहरण दीजिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जब 9वीं अनुसूची में, जब 66वां संविधान संशोधन हुआ, जब 9वीं अनुसूची में शामिल हुआ, उस समय हमारे पास कितने सांसद थे? मात्र 5 सांसद थे। लेकिन CNT कानून हमारा 9वीं अनुसूची में गया कि नहीं? तो 1932 9वीं अनुसूची में काहे नहीं जा सकता? जब 5 सांसद में जा सकता है, लेकिन कैसे गया? बातों को उठाने वाले थे, ज़बरदस्त तरीके से पटल पर रखने वाले थे।
अगर वैसे हमारे 2 4 5 साथी अगर चले जाते हैं और प्रखर तरीके से इस बातों को समझाते हैं तो काहे नहीं सपोर्ट करेंगे। चाहे कि और पार्टियों को यहाँ से चुनाव नहीं जीतना है, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, या झारखंड से मतलब नहीं है, या झारखंड के बाहर, झारखंड जो है भारत से बाहर है, नहीं है, तो इसके लिए कानून बनेगा, इसके लिए भी नियम बनेगा और 1932 में 9वीं अनुसूची में जाएगा। केवल बातों को अपनी मजबूत तरीके से वहाँ प्रखर तरीके से रखने वाला होना चाहिए। आप लोग किस सीट पर बहुत क्लोज फाइट में हैं, ऐसा लग रहा होगा? क्लोज फाइट में है गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर। धनबाद में तो अभी उम्मीदवार भी नहीं दिए, जमशेदपुर में भी नहीं है। हाँ, नहीं दिए हैं तो इसका मतलब थोड़े है कि हम लोग की तैयारी नहीं चल रहा है। तैयारी तो चल रहा है ना, तैयारी तो अंदरूनी चल ही रहा है। कैंडिडेट की घोषणा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन तैयारी तो हमारी जोरदार तरीके से चल रही है ना, क्योंकि धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कहा जाता है कि अंदर भी आग है और ऊपर भी आग है, समझे। तो उस आग को तो बुझने नहीं देना ना, वो आग कहीं ना कहीं विस्फोट करेगी और ये 2024 में ही विस्फोट करेगी वो। तो गिरिडीह में जीत का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? जीत का फॉर्मूला, सबसे बड़ा फॉर्मूला तो टाइगर ही है, अब क्या चाहिए। उसके बाद उसका पार्टी है, उसका संगठन है, उसका साथी लोग है। जो बोकारो धनबाद से आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन इस आंदोलन के जो आग को जो हवा दिया वो गिरिडीह ही नहीं दिया था। आपको याद होगा वो वाला बोकारो से फिर बोकारो धनबाद से शुरू हुआ, वो बोकारो धनबाद की भाषा था, हम लोग उसको बोकारो धनबाद की लड़ाई थी, लेकिन गिरिडीह ने इसको सपोर्ट किया फुल। वो याद होगा वो भाषण टाइगर की, जिसमें कहा था बंगाल किसका है, बिहार किसका है, बिहारियों का, महाराष्ट्र किसका है, मराठियों का। वो जो स्पीच जो सुना था, जो लाखों लोगों ने देखा था, रातों रात 57 लाख के आसपास लोगों ने देखा था, वो डुमरी का ही था। और डुमरी गिरिडीह के इलाके में आता है, जिसमें से बाद में जो दिवंगत आत्मा नहीं रहे, कल उनका पुण्यतिथि भी है, श्री जगन्नाथ मातु जी का, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने ही कहा था कि अगर ऐसी बात है तो हम वही भाषण सुन के उन्होंने कहा कि ठीक है भाषा हट जाएगी, और देखिए उन्होंने हटवा भी दिए थे। आपको लग रहा है कि जयराम महतो को देखकर वहाँ के लोग दे देंगे, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि गांव में तो ठीक है, थोड़ी मोड़ी चर्चा है, लेकिन शहर में तो कोई असर दिख नहीं रहा है। हाँ, तो गिरिडीह लोकसभा में हमको शहर दिखा दीजिए, शहर है कहाँ। अगर थोड़ी मोड़ी चर्चा अगर कैसे कह सकते हैं आप। अगर मान लिया जाए एक गांव के आबादी, अगर मान लिया जाए वहाँ 500 या 1000 ही वोटर है, 1000 में 800 अपने घरों को छोड़कर जब हम लोग वहाँ एंट्री करते हैं तो 800 लोग छोड़ के आ जाते हैं घरों में सुनने के लिए, तब तो थोड़ी मोड़ी चर्चा इसको कह सकते हैं आप। समझ रहे हैं आप इतनी कितना बड़ा फैक्टर है। तो पहला फैक्टर तो यही है टाइगर, दूसरा फैक्टर है उसका संगठन का साथी, तीसरा फैक्टर है आंदोलन का आग। फैक्टर ही फैक्टर है, समझिए एक तरह से। चर्चा ये भी है कि ढुल्लू महतो से आप लोगों का कोई साठगांठ हो गया है, इसलिए वहाँ कोई कमजोर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग चर्चा पहले तो टाइगर कर चुके थे कि यहाँ से गिरिडीह से तो मोतीलाल भी दावेदार है, इसलिए हो सकता है कि हम धनबाद भी चले जाएं। तो आप दावेदार थे क्या, अभी हैं आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए दावेदार के हम लोग दोनों के लोकसभा एक ही पड़ता है। तो हमने जब हम लोग दोनों आंदोलन की जब शुरुआत किए थे, तो हम लोग का एक रोल रहा है कि हम हमेशा उसके साथ ही रहे, साथ रहे। हमने कहा अधिकार आपको बोलता है, उसी तरह रहते हैं। जितना 1932 पे रिसर्च करना हो, नियोजन नीति पे रिसर्च करना हो। पर दिखते कम है पीछे से। हाँ, पीछे से हमको ज़्यादा अच्छा लगता भी है, क्योंकि हमको पढ़ना अच्छा लगता था, तो हमको रिसर्च करना भी अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें जो सवाल आते थे, जनता जितना सवाल करती थी, या फिर और लोग अन्य पार्टी के लोग जो सवाल करते थे, उसका मैं उत्तर ढूंढने का काम हमेशा किए हैं। और ऐसा जवाब दिए हैं कि वो लोग फिर मुंह बंद हो गया है। चाहे 1932 से नहीं लागू होगा, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, जातीय आंदोलन, ये सब का जितना का उत्तर है, ये सारा उत्तर हम ढूंढने के निकालने का काम किया। ऐसा उत्तर कर रहे हैं कि छोड़ दिए? नहीं, जारी है मेरा। जेपीएससी दिए थे? हाँ, जेपीएससी दिए थे। कितना आपका आ रहा है मार्क्स? लेकिन वो देने के लिए नहीं दिए थे हम। अच्छा, मतलब निकालने के लिए नहीं दिए थे, सच्चाई यही है। क्योंकि मेरे को सेंटर था धनबाद था, पर हम उसको इसलिए दिए थे कि कारण था कि पहली बात तो आंदोलन से हमको टाइम नहीं मिलता है, एकदम नहीं टाइम मिलता है। 9 बजे निकलते हैं, 11 बजे रात घुसते हैं। तो बस मेरा जो पढ़ने का जो ये है, क्या बोलते हैं, पढ़ने का जो रिदम है वो ना टूटे, इसलिए मैं एग्ज़ाम दिया था। ताकि जब एग्ज़ाम का एक प्रेशर रहता है ना, तो दिमाग में पढ़ने का मन करता है, और उससे पढ़ने के कारण हमको नया चीज़ सीखने को मिल जाता है। बस सीखने के उद्देश्य से एग्ज़ाम को दिए थे, सच्चाई यही है। और उससे प्रेशर रहने के कारण हम पढ़ते हैं, और पढ़ते तो हमको पास नया डाटा, नया नॉलेज आ जाता है, बस इसीलिए एग्ज़ाम दिए थे। जो लोग बहुत कम आंक रहे हैं, सोच रहे हैं कि हर सीट पर 10,000, 20,000, अधिक से अधिक 50,000 आ सकता है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे कि सीधा अब 4 तारीख को जवाब मिलेगा? हाँ, 4 तारीख के बाद। और दूसरी बात है कि नया पार्टी है तो सब लोग ऐसा ही समझता है
केजरीवाल को भी लोग छिटपुटिया ही समझता था, पर केजरीवाल ने अपने आप को साथ किया। जो भी नया पार्टी रहता है, आज बीजेपी का ही जया नया पार्टी जनसंघ था, कितनी सीटें आई थी? आप देख लीजिए नया पार्टी का क्या इतिहास रहा है। कोई भी नया पार्टी का यही ख्याल रहता है, सबको लोग यही बोलते हैं। तो इसलिए वो नया पार्टी के लिए वो बातें सबको ही कहता है, वोट कटवा होगा, लन फन सब बोलेगा, पर समय आने पर समय बताता है कि कौन क्या होता है। जब अकाली दल बना पंजाब में, उसके साथ भी यही हुआ। जो भी इतिहास में जितना भी पार्टी बना है, सबके साथ दाग लगाया जाता है, लगता नहीं, लगाया जाता है। नहीं लगाएगा तो लोग का मनोबल ऊपर हो जाएगा ना, मनोबल डाउन कैसे होगा? ये रणनीति है कि किसी को शारीरिक रूप से डैमेज करो, अगर शारीरिक रूप से नहीं होता तो मानसिक रूप से डैमेज करो, मानसिक से नहीं होता सामाजिक रूप से डैमेज करो। बस ये तरीका होता है कमज़ोर करने का। एक बस आखिरी सवाल, आप लोग पर हमेशा आरोप लगते रहा है कि बी टीम है, तो बताइए किसके बी टीम है? आप जेएमएम वाले के बी टीम है कि बीजेपी आजसू के बी टीम? हाँ, ये प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते थे कि आप कभी कोई जो बी टीम कहेगा उससे सवाल कीजिएगा। हम देखते हैं कि जहाँ सिटिंग एमएलए अगर मान लिया जाए बीजेपी का रहा, अगर वहाँ हम लोग आंदोलन करें तो बोल देता है कि ये लोग जेएमएम का बी टीम है। और जहाँ आपका जेएमएम का सिटिंग एमएलए रहा, वहाँ आंदोलन किए तो कहता है आजसू का बी टीम है। और जहाँ कांग्रेस का सिटिंग एमएलए रहा, वहाँ अगर ऐसी करते हैं तो कहता है बीजेपी का बी टीम है। और जहाँ बीजेपी का रहता है, कांग्रेस वाले कह देते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। अब आप एक प्रश्न उन लोगों से जो कहते हैं बी टीम, आप ये प्रश्न जरूर कीजिएगा कि उन लोग का एक आरोप है कि आप लोग पहले फाइनल कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि किसका बी टीम है। आप लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका बी टीम है। और हम विभिन्न एमपी और एमएलए का आपको बयान दिखा देंगे जिसने कहा है कि फलना का बी टीम है। उसका अगर बोलिएगा तो शॉर्ट वीडियो हम भेज देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस का बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी का बी टीम है, आजसू वाले कहते हैं जेएमएम का है, जेएमएम वाले कहते हैं आजसू का है। तो आप तय कर लिए, उन लोग को बता दीजिएगा कि तय कर लीजिए कि किनका बी टीम है, तब हम लोग मान लेंगे। पर चारों का तो बी टीम नहीं हो सकते ना, किसी एक का हो सकते हैं। बिल्कुल, ये मोतीलाल महतो हैं जो जयराम महतो के रणनीतिकार भी माने जाते हैं, कानूनी सलाहकार भी माने जाते हैं। और अभी जिस तरह से अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी कई सीटों पर नाम की घोषणा होनी बाकी है, जिसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हो सकता है कि कई सीटों का नाम सामने आ जाए। इन सीटों पर भी बहुत जल्द नामों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इन्होंने साफ कहा कि इनकी जो पार्टी है जयराम महतो की, ये कोई किसी का बी टीम नहीं है, बल्कि ए टीम बनकर इस चुनावी मैदान में है, और चुनाव का परिणाम ही बहुत कुछ लोगों को जवाब दे देगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in